अच्छे हैं, मस्त है, मजे में है। बढ़िया है। ठंड कैसे पड़ रही है आप लोगों के यहाँ? ठंड के क्या हाल चाल है? हालत खराब हो रही है, ठंड पड़ रही है ज्यादा। काफी ठंड है, बढ़िया। कम है, ओके। चलो तो कल क्लास हमने रखी थी सुबह, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल इशू के कारण क्लास कल नहीं हो पाई थी कंप्लीट। ठीक है, तो कल वाली क्लास हम आज ही पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे सुबह ज्वाइन नहीं भी कर पाए थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्लास जो कल सुबह थी वो आज ही हम वापस से उसी टॉपिक को पूरा का पूरा आज ही फिर से पढ़ा रहे हैं। मतलब पढ़ाई नहीं था, हमने बात शुरू ही की थी और टेक्निकल इशू के कारण हम क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो जाए कि किसी टेक्निकल इशू के कारण क्लास नहीं हो पाए तो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगले दिन वो क्लास शेड्यूल हो जाती है। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको। सारे बच्चों को ये बात समझ में आती है कि यदि कोई भी टेक्निकल इशू के कारण कोई भी क्लास शेड्यूल हो जाती है, मतलब नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन जो भी अपना टाइमिंग होता है वो आपको पता ही होता है। क्लास उस दिन में शेड्यूल हो जाती है, पूरी की पूरी क्लास होगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए मार्केट बता दूं थोड़ा सा। ठीक है, मार्केट बता देता हूँ। देखो मार्केट ने अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि अभी तक मार्केट बचा हुआ था इस वाले लेवल से। ये हमको पता है कि सपोर्ट की लाइन है, सभी को पता है। नीचे वाली लाइन सभी को पता है कि नीचे वाली लाइन सपोर्ट का काम करती है। तो अभी तक ये वाला लेवल जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, अभी तक हम सबको पता था कि ये वाली लाइन जो है वो सपोर्ट का काम कर रही थी, लेकिन ये सपोर्ट अब क्या हो चुका है? ये सपोर्ट क्या हो चुका है? सपोर्ट हो चुका है ब्रेक, है ना। सपोर्ट का हो गया है ब्रेक डाउन। तो अब यहां से दो ही चीजें हो सकती है, या तो मार्केट वापस से रिवर्स मार ले। तो यदि रिवर्स मारेगा तो कहीं ना कहीं से संकेत दिखाई देंगे, लेकिन अभी कोई संकेत दिखाई दे नहीं रहे हैं। ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है? डाउ जोन्स ठीक है, डाउ जोन्स अभी क्या बोल रहा है? 130 पॉइंट की रिकवरी पर है। तो अब यदि इसको फेक ब्रेकआउट करना है, फेक ब्रेक डाउन करना है, तो कल के दिन में इसके ऊपर रिकवरी आना चाहिए। यदि ये कैंडल, देखो यहां से दो ही चीजें हो सकती है, या तो मार्केट यहां तक जाएगा, इस लेवल तक जाएगा, और ये वाला लेवल कब है? पुराना वाला ब्रेकआउट, ये वाला लेवल तो यहां तक आएगा। अभी है 23,085, मतलब 23,100 के करीब है मार्केट। ये वाला लेवल है 22,800, मतलब करीबन करीबन 300 पॉइंट और नीचे आ सकता है मार्केट इस सपोर्ट को लेने के लिए। और यदि ये वाला सपोर्ट टूट गया फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो बहुत बड़ा फॉल है, 1000 पॉइंट का फॉल है। फिर 22,800 से सीधा मार्केट जो है वो 21,800 के लिए चलेगा। तो ये 21,800 तक आता है तो टॉप से कितना गिरेगा मार्केट? अभी कितना गिर चुका है ऑलरेडी? 12% ऑलरेडी गिर चुका है। बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आता है तो 13% गिर चुका होगा, लेकिन यदि यहाँ तक आता है तो मार्केट लगभग 17% के करीब यहाँ तक गिर जाएगा, जो कि बड़ी बात होगी। यदि मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है, जो कि हम प्रेडिक्ट भी कर रहे थे, सोच भी रहे थे कि मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप लोगों के लिए क्या सलाह है कि यदि मार्केट को वाकई में आप ट्रेड करना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट में वाकई में फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छे ऑप्शन अभी आपके लिए क्या है? ईटीएफ, है ना। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो 5-5, 10-10 हजार के ईटीएफ खरीद लो, जो भी आपको अच्छे लगते हैं। कुछ सेक्टर अच्छे लगते हैं, जैसे निफ्टी 50 अच्छा लगता है, बैंक निफ्टी अच्छा लगता है, पीएसयू बैंक अच्छा लगता है, ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है, आईटी अच्छा लगता है, जो भी लगते हैं तो 2-2, 4-4 हजार के खरीद सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट गिरते जाए आप खरीदते जाइए, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है ईटीएफ। और यदि कोई स्टॉक स्पेसिफिक खरीदना चाहे तो फिर वो अपनी जो भी क्लासेस चल रही है उनको ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक के लिए कैसे होता है। चलो, तो आज के लिए ये मैंने समझा दिया कि कौन कौन से लेवल है और कहां कहां से टूट सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली स्लाइड पूरी हो गई थी, यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट जो मुझे आज आपको सिखाना है वो है प्राइस टेस्ट अ प्लेस मल्टीपल टाइम। लिखिए, कॉपी में लिखिए, लिखिएगा। प्राइस किसी इंपॉर्टेंट एरिया को बार बार टेस्ट करती है। प्राइस किसी इंपॉर्टेंट प्लेस को बार बार टेस्ट करती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझाता हूं, और फिर प्रैक्टिकल मार्केट में भी आपको बताता हूं। देखो, प्राइस किसी इंपॉर्टेंट प्लेस को बार बार टेस्ट करती है। ठीक है, चलो अब जब भी आप कभी भी ध्यान से सुनना कि कहीं से भी यदि मार्केट एक जगह से ऊपर जाता है तो वो बन जाता है आपका सपोर्ट का लेवल नीचे से, है ना। और यदि वापस से उसी लेवल के आसपास आके वापस से मार्केट ऊपर जाता है तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है? ये प्राइस जो है इसी प्लेस को बार बार टेस्ट कर रहा है। ये जो 17,400 पे मैंने लाइन लगाई है, इस एरिया को बार बार प्राइस टेस्ट कर रहा है। अब मान लो वापस से नीचे आता है तो इसको वापस से टेस्ट करता है। टेस्ट करने का मतलब है कि बार बार उस प्राइस से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर आता है, फिर ऊपर जाता है। तो अपनी कॉपी में लिखो, ये कितनी बार हो सकता है? मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम 4 से 5 बार ऐसा हो सकता है। मिनिमम 2 बार ऐसे हो सकता है ना। मिनिमम 2 बार ऐसे हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बार ऐसे हो सकता है कि प्राइस किसी प्लेस को बार बार टेस्ट करे। ठीक है, लिख लीजिए, मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 4 से 5 बार टेस्ट कर सकता है। और जब 4 से 5 बार टेस्ट कर ले, ऊपर या नीचे, ये दोनों साइड हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है और यही चीज ऊपर भी हो सकती है। ये
ऐसे भी हो सकता है, बार बार टेस्ट ऊपर भी कर सकता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब इमेजिन कीजिए कि एक दीवार है, दीवार पर बार 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 हथौड़ा मारा जा रहा है, तो दीवार क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो यहां पर भी प्राइस में सेम होगा, यदि प्राइस किसी प्लेस को बार बार टच करता है तो फिर वो एरिया क्या हो सकता है, टूट सकता है, वो एरिया क्या हो सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो सकता है ना। तो ये जो लाइन लिखी इसका मतलब क्या है कि प्राइस किसी प्लेस को यदि बार बार टेस्ट करता है तो एक समय के बाद वो टूट सकता है, और वो कब टूट सकता है, मिनिमम 2 बार के बाद भी टूट सकता है, तीसरी बार भी टूट सकता है, चौथी बार भी टूट सकता है, पांचवी बार भी टूट सकता है। लेकिन जितनी ज्यादा बार के बाद टूटेगा उसके उतने उस साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब यदि 4 बार के बाद टूटा है कोई प्राइस, मान लो 4 बार दीवार से टकरा गया उसके बाद टूटा है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। जैसे मान लो कि 4 बार टकरा गया, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आया, 4 बार हो गया। अब यदि इसको ये तोड़ता है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको फिर ट्रेड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, इस एरिया को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, इस एरिया को बार बार टेस्ट किया। बार बार टेस्ट करने से क्या हुआ, इसकी दीवार जो थी रेजिस्टेंस की वो कमजोर होगी, जो सेलर बैठे थे अब वो हार मान गए, और हार मानने के कारण ही क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, ठीक है। और डाउट कब करना चाहिए, डाउट तब करना चाहिए कि मान लो एक ही बार टेस्ट किया, ये आया नहीं था, ये तोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक बार डाउट कर सकते हो मार्केट पे कि यार ये जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही बार हुआ है। 2 या 3 बार हो जाए तो समझना कि जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया आपको, प्राइस टेस्ट अ प्लेस मल्टीपल टाइम, मल्टीपल मतलब 3 4 5 बार टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद दीवार कमजोर हो जाती है और वो दीवार फिर टूट सकती है। चलो लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट बिग टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें बिग टाइम नहीं लिखा तो बिग टाइम लिख लेना, या हिंदी में अच्छे से लिखाता हूं, लिखो, मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, ऐसा लिखो। मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को, मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना और समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली वाली जो थ्योरी थी, जो भी मैंने सिखाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस टेस्ट अ प्लेस मल्टीपल टाइम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सीखना ही है, समझना ही है। और सेकंड भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सेकंड भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट बिग टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, पहले अपनी कॉपी में लिखो, इंट्राडे करने के लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है, आपको यदि आपको इंट्राडे करना है तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है, 5 मिनट का, ये लिख लो सब लोग, है ना। और लॉन्ग टर्म में आपको 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करना है, ये बात तो सबको समझ में आ गई, लिख लो। इंट्राडे किसी भी बच्चे को करना है, किसी भी बच्चे को यदि इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे मतलब क्या होता है, आज खरीदो आज बेचो, यदि इस प्रकार की कोई ट्रेडिंग स्टाइल अपनाना है किसी बच्चे को, तो वो क्या करेगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेगा, है ना। और यदि किसी व्यक्ति को ऐसा चाहिए कि यार नहीं यार मुझे तो डेली वाला टाइम फ्रेम, मतलब मुझे तो लंबे समय में खेलना है, 5 मिनट 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं, मतलब मुझे कोई मतलब ही नहीं, मुझे तो देखना है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 2 महीने 4 महीने में क्या हो रहा है, उससे मतलब है मुझे। तो हम क्या करेंगे, डेली का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अभी जो पॉइंट मैंने लिखा है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट बिग टाइम फ्रेम, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं और दिखाता हूं। देखो, मान लो मुझे कल निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करना है इंट्राडे, ठीक है, तो मैंने क्या खोला, 5 मिनट का चार्ट खोला, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट खोला और इसमें मुझे ट्रेडिंग करना है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या लगाऊंगा, अब आज मार्केट तो बंद हो गया, मुझे ट्रेडिंग कब करना है, कल, तो कल के लिए क्या करूंगा, मैं लेवल लगाऊंगा, अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो, जैसे आज मार्केट बंद हो गया, मुझे कल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे करना है, इंट्राडे मतलब कल ही खरीदना है कल ही बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेवल लगाऊंगा। तो क्या मैं लेवल ऐसे सीधे लगा दूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, 5 मिनट में ट्रेडिंग करना है ना, तो उससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम में जाऊंगा। तो 5 मिनट का ऊपर टाइम फ्रेम में क्या मानते हैं हम, या तो 15 मिनट या आधा घंटा, तो हम चलते हैं आधा घंटा, ये 30 मिनट में चलते हैं, इस 30 मिनट को क्लिक कर लेते हैं और इस 30 मिनट में जाके अच्छे लेवल लगा के आते हैं। तो पहला लेवल क्या हो गया, सबसे पहला लेवल मेरे लिए हो गया ये वाला, ठीक लगाया मैंने, रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा लेवल क्या हो गया मेरे लिए, ये वाला। तीसरा लेवल क्या हो गया मेरे लिए, ये वाला, ठीक है। इसके नीचे भी कोई लेवल है क्या, क्योंकि कल जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे जाऊंगा और पीछे देखूंगा, यहाँ पे ये एक और लेवल दिख रहा है आधे घंटे में, ये लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, तो मेरे पास ऊपर के 2 लेवल हो गए और नीचे के दो लेवल हो गए। कल यदि मार्केट गिरता है तो अच्छा खासा गिर सकता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। मैंने क्या किया, आधे घंटे में लेवल लगा लिया। अब मैं आऊंगा 15 मिनट में और देखूंगा कि कहीं एडजस्टमेंट की थोड़ी और गुंजाइश हो तो उसको और करेक्ट करूंगा। कैसे, आधे घंटे को आप कम किया 15 मिनट में, अब 15 मिनट में देखूंगा कि सारी लाइन वाइन ठीक लगी है क्या, ओके, तो ये ठीक है, ये ठीक लगी है, इसको थोड़ा सा हिला डुला के और सही कर लूंगा, ठीक है। ये वाला ठीक लगा है, हाँ थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, हल्का सा 2 विक मिल जाएगी। ये ठीक लगा है क्या, हाँ ठीक लगा है, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, बस ठीक है, ओके। 15 मिनट में भी हो गया एडजस्टमेंट। अब जाऊंगा 5 मिनट में, ये गया, मैं 5 मिनट में और देखूंगा एक बार और एडजस्टमेंट करना है क्या, तो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहाँ पे भी ऑल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा लेवल तैयार हो गया कल के लिए। अब आपको मैं
जो लेवल बताता हूँ या थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ टेलीग्राम पर भी, वो लेवल में ऐसे ही लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यदि यूज किया मैंने समझाने के लिए, तो 15 मिनट या आधा घंटा में जाऊंगा और लेवल को परफेक्टली वहां पे लगा के और ड्रॉ करके बताऊंगा आपको। क्या आपको समझ में आया कि बड़े टाइम फ्रेम का लेवल जो बनाते हैं उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करता है? वो कैसे? वो ऐसे। अब समझ में आया आपको कि जो भी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट करना है उसके बड़े टाइम फ्रेम में जाओ। ठीक है, तो ये हो गया छोटे टाइम फ्रेम में, ये इंट्राडे में बता दिया। अब किसी बच्चे को ऐसा है कि भैया मेरे को 10-15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने के लिए ट्रेडिंग करना है, मतलब लॉन्ग टर्म में पोजीशन को होल्ड करना है, तो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे वो बता दो सर। चलो ठीक है भैया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब इसी में हम चले जाते हैं डे में, तो इसमें मुझे लेवल लगाना है। तो अब डे में लेवल लगाना है, डे के टाइम फ्रेम में मुझे ट्रेडिंग करना है, तो लेवल कहां लगाने जाऊंगा, कौन से टाइम फ्रेम में लगाने जाऊं लेवल? डे में मुझे ट्रेडिंग करना है या कुछ चीज खरीदना बेचना है, तो मैं कौन से टाइम फ्रेम में जाऊं लेवल लगाने के लिए? तो मैं चले जाऊं वीकली में। वीकली अच्छा टाइम फ्रेम है, कोई दिक्कत नहीं, वीकली में भी जा सकते हैं, मंथली में भी जा सकते हैं, तो हम जाते हैं वीकली में। ये गया मैं वीकली में। अब मान लो मुझे वीकली के अंदर निफ्टी का क्या चाहिए, निफ्टी का सपोर्ट चाहिए, तो भैया निफ्टी का सपोर्ट देखते हैं वीकली में। तो सपोर्ट कहां दिख रहा है, देखो बहुत नीचे दिख रहा है, या एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है हमको, ये देखो यहां से मिलाती हुई एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये दोनों पॉइंट को मिलाया तो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ पे रुक सकता है मार्केट, यस और नो? ये देखो दिख रही है सबको वीकली में। वीकली में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाया तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यदि हमने मिलाया तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। तो पहला तो ये रुक सकती है, तो ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन होगी, तो मार्केट यहाँ पे कल रुक सकता है यदि इसको फेक ब्रेकआउट देना होगा तो। और क्या हो सकता है, यदि इस ट्रेंड लाइन को नहीं यूज करना है हमको, सपोर्ट बनाना है, तो क्या करेंगे, ये वाला लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वाला, ये दोनों विको को मिला के मैंने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया। और उसके बाद कहां पर हो सकता है, उसके बाद और नीचे हो सकता है। अब इसी को जाके मंथली में भी देख लेता हूँ एक बार, और कुछ नया लेवल मिल रहा है क्या अपने को? मंथली में तो नहीं मिल रहा लेवल ऐसे कोई इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई थी, तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं मिल रहा है। वीकली में ठीक ठाक लेवल मिल रहे हैं, तो ये हमने लगा के रख लिया। ठीक है, तो मार्केट मतलब यहाँ तक नीचे आ सकता है, वही 22,800 की हम बात कर ही रहे थे और 21,800 की मैं बात कर रहा था, दोनों सेम लेवल है जो आपको डेली में मिल जाएंगे और वहां पर भी मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्केट को स्टडी कर सकते हैं। ये दूसरा वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको? दूसरा आ गया, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट बिग टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बड़े टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओगे, मार्केट हमेशा उसको क्या करता है, मार्केट हमेशा उसको रिस्पेक्ट करता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। मार्केट क्या करता है, उसको हमेशा ही रिस्पेक्ट करेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तीसरा पॉइंट लिखो अपनी कॉपी में, मार्केट ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक, मतलब हिंदी में लिखो हमेशा पहले पुल बैक को ट्रेड करो। ये क्या होता है मैं दिखाऊंगा अभी मार्केट में, पहले लिख लो हमेशा पहले पुल बैक को ट्रेड करो। ये फर्स्ट पुल बैक क्या होता है भैया, ये कौन सी बला है, चलो सीखो। देखो मान लो मुझे डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, अब मार्केट अभी कहां आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, अभी तो नीचे जा रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट पुल बैक किसको कहते हैं? फर्स्ट पुल बैक का मतलब होता है यदि मार्केट यहां से ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर जाए और फिर नीचे आके ऐसे ऊपर जाए, तो अब ये कौन सा ट्रेंड चालू हो जाएगा, यहां से कौन सा ट्रेंड चालू हो जाएगा, इस वाली लाइन से कौन सा ट्रेंड हमको दिखने लगेगा, अप ट्रेंड दिखने लगेगा। तो ये जो मैंने अभी पूरी लाइन खींची है, इसमें आपको ये जो पॉइंट मार्क किया है, ये समझ में आता है कि ये क्या दर्शाता है, ये ट्रेंड को चेंज होके और अप ट्रेंड को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है कि भैया अब अप ट्रेंड अच्छे से चालू हो गया। तो मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक। ये फर्स्ट पुल बैक, इसमें खरीदारी करना है, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें पता चलेगा ओके इसको क्रॉस कर गया, ऊपर गया, नीचे जाके अब ऊपर ही जाएगा, अब कहां जाएगा, नीचे आके अब कहां जाएगा, ऊपर। तो ये फर्स्ट पुल बैक है, ये पुल बैक, ये पुल कर रहा है, नीचे आ रहा है और फिर बैक चले जाएगा ऊपर। तो फर्स्ट पुल बैक को ट्रेड करने का मतलब है कि भैया इसको आप इसमें जितनी खरीदारी कर सकते हो खरीद लो, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। फर्स्ट पुल बैक कैसे दिखते हैं मार्केट में, ये देखो, हाँ नीचे भी आ सकता है पर इट्स ऑल अबाउट रिस्क। ये देखो फर्स्ट पुल बैक कैसे दिखता है, यदि किसी व्यक्ति को इतना बड़ा ट्रेंड पकड़ना था तो देखो यहाँ पे रिस्क लेना था, ये नीचे आया, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया और ये नीचे आया। ठीक है, अभी नीचे आके जो ऊपर जा रहा है, तो फर्स्ट पुल बैक क्या कहलाएगा, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट नीचे आया था, तो जिसको भी जो भी स्टॉक खरीदना था या जो भी चीजें खरीदना था, खरीद सकता था, खरीद सकता था, खरीद सकता था ना, क्योंकि यदि यहाँ पे खरीद लेता तो देखो कितना बड़ा ट्रेंड पकड़ सकता था वो व्यक्ति, कितना बड़ा ट्रेंड है ना, कितना ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर सकता था वो व्यक्ति, बहुत बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकता था। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फर्स्ट पुल बैक किसको बोलते हैं समझ में आया, वो दिखाने की जरूरत है, मैं लिखवा नहीं सकता। फर्स्ट पुल बैक किसको बोलते हैं, आप डायग्राम बना सकते हो, यदि आपको डायग्राम से सीखना है तो वहां पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना लो और यहाँ पे एक गोला लगा लो और लिख लो इसको कि ये फर्स्ट पुल बैक है भैया, ये वाला जो एरिया है ये फर्स्ट पुल बैक है, मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न बना के जब नीचे आएगा एक बार और मार्केट, तो फिर खरीदना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर खरीदा और मार्केट ऊपर गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ओके,
चौथा पॉइंट लिखो, मोस्टली ट्रेंड चेंज विथ रीटेस्ट, मतलब हिंदी में लिखो ज्यादातर ट्रेंड रीटेस्ट के साथ चेंज होता है। ज्यादातर ट्रेंड, हाँ पढ़ सकते हो, ज्यादातर ट्रेंड, करिश्मा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर ट्रेंड रीटेस्ट के साथ चेंज होता है। इसका क्या मतलब हुआ, वही जो हम सिखा के आए हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी जगह से ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्ट होने के बाद ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। बहुत कम बार होता है कि सीधा सीधा ऊपर निकल जाएगा। एक रीटेस्ट लेगा मार्केट, लोगों को डराएगा, उनकी पोजीशन खाली करवाएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये वाला डायग्राम बना लो। मोस्टली ट्रेंड चेंज विद रीटेस्ट का मतलब है कि भैया ऊपर जाएगा, नीचे आएगा इसी लेवल पे और फिर ऊपर जाएगा। अब मैं आपको 3-4 जगह बता देता हूं जहां पर आपको खरीदना है और जहां पर आपको नहीं खरीदना, तो ध्यान से देखना। मान लो कोई ऊपर आपका रेजिस्टेंस का लेवल आपने लगाया हुआ है, पुराना कोई लेवल है जो आपने लगा दिया और आप बैठे हो। अब ध्यान से सुनना कि क्या क्या करना है आपको। यदि मार्केट नीचे से आए और सीधा सीधा इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाए तो आपको कभी भी ऊपर टॉप पे बाइंग नहीं करनी है। आप लिख भी सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसे क्रॉस कर दो। सीधा सीधा नीचे से ऊपर आके इस लेवल को तोड़े तो सीधा सीधा तोड़ रहा है तो आपको कभी भी बाय नहीं करना है। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है, सीधा सीधा यदि मार्केट किसी लेवल को तोड़ के ऊपर जा रहा है तो आपको नहीं बाय करना है। ठीक है, यदि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है, तोड़ता है, रीटेस्ट करता है और फिर जाता है, फिर क्या करना है? यहां पर ग्रीन झंडी है, यहां पर आप बाय कर सकते हो। यहां पर आप बाय कर सकते हो। यदि मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाता है और किसी लेवल को जो आपने पहले से लगा रखा है उसको यदि मार्केट तोड़ता है तो आपको नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि घोड़ा है वो थक चुका होगा और फिर आपको धोखा देगा। यदि हायर हाई हायर लो बनाते हुए तोड़ रहा है और तोड़ने के बाद रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो आप कर सकते हो भाई, नो वरी, नो प्रॉब्लम। यदि मार्केट सीधा सीधा आके यहां रुक जाता है और यहां पर काफी देर इंतजार करता है और उसके बाद तोड़ता है तो इस कंडीशन में भी आप बाय कर सकते हो। आगे बात समझ में? ये तीनों कंडीशन बना लो। यदि सीधा सीधा तोड़ के ऊपर जा रहा है, नहीं बाय करना है। यदि हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है, तोड़ देता है और रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है और आपको बाय करना है तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। और यदि सीधा सीधा यहाँ जा रहा है और इंतजार कर रहा है, बहुत देर तक यहाँ पे बैठा हुआ है, तोड़ ही नहीं रहा है और इंतजार कर रहा है और फिर तोड़ता है, तो भी आपको यदि ऊपर बाय करना है तो कर सकते हो। लेकिन इन तीनों ही कंडीशन में मैं आपको एक बात की सलाह दूंगा कि आप इन तीनों ब्रेकआउट को ट्रेड करने की बजाय आप यहां पर एक पैटर्न बनेगा उसको ट्रेड कर लो। ऊपर जाने का रास्ता मत देखो, यहां पर एक पैटर्न बनेगा, आप यहां पर बाय करो। मैं आपको ये सलाह दूंगा। यदि बाय करना ही है, एक्चुअल में यदि प्रॉफिट कमाना है, तो इन तीनों जगहों को ट्रेड करने से अच्छा है आप सपोर्ट पर बाय करो। जहां से ये ट्रेंड चालू है वहां पर बाय करो। यहां पर भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन यहां पर तो नहीं करना है। यहां पे करना है कर सकते हो, यहां पे करना है कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि यदि आपको बाय करना ही है तो यहां 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 करो ना। क्यों करो यहां यहां यहां? ताकि एक बड़ा प्रॉफिट आपको मिले, एक बड़ा प्रॉफिट मिले, एक बड़ा प्रॉफिट मिले। आई बात समझ में? जैसे अब मार्केट में होगा 15 दिन 20 दिन 1 महीना पता नहीं कब होगा, लेकिन होगा। अब मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है? अब लोग मार्केट में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनको बहुत डर लग रहा है कि अरे मार्केट तो नीचे आया, अरे बाबा अब क्या करेंगे, पैसे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, हम हमारे स्टॉक नीचे जा रहे हैं। तो लोग डरेंगे। यहाँ पर डरने से अच्छा क्या है, इसको नीचे जाने दो, घबराओ मत, चिंता मत करो, इसको नीचे जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो। कहां तक जाता है जाने दो। जिस दिन आपको ऐसे कुछ पैटर्न दिख जाए यहाँ पे बाइंग शुरू कर दो। अभी जाते नीचे जाते जाते भी बाइंग कर सकते हो, लेकिन ये पैटर्न दिख जाए फिर तो छोड़ना नहीं और बाय करके और फिर बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई? आई बात समझ में? ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो। यदि पहली इंपल्स बड़ी है, रुकना कहां है, मतलब अभी क्वेश्चन थोड़ी देर बाद पूछना, रूप थोड़ी देर बाद पूछना वाला क्वेश्चन। अभी पहले लिखो, यदि पहली इंपल्स बड़ी है तो दूसरी छोटी होगी। यदि पहली इंपल्स बड़ी है यदि पहली इंपल्स बड़ी है तो दूसरी छोटी होगी। इस लाइन का क्या मतलब है, इसको समझिएगा। इस लाइन से कवि का तात्पर्य है कि यदि कोई ट्रेंड चेंज हुआ है और कोई ट्रेड बना है, तो यदि पहली इंपल्स बड़ी बन गई है तो अब इसके बाद वाली इंपल्स जो बनेगी वो छोटी बनेगी। मतलब यदि पहला वाला जो ट्रेड है वो बड़ा बन चुका है तो अब मार्केट थक जाता है, जो अगला वाला बनेगा वो कम टारगेट देगा। तो यदि आपने इसमें एंट्री ले ली है तो बैठे रहो, एंजॉय करो, और यदि आपने इसमें एंट्री ली है तो फिर ज्यादा बड़े प्रॉफिट का उम्मीद मत रखो, फिर उसके बाद आपको छोटे ही प्रॉफिट की उम्मीद रखना है। ये बात समझाना चाहता हूं मैं। इफ फर्स्ट इंपल्स इज बिग, ये वाली बड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है यार बहुत बड़ी बन गई है, देन सेकंड विल बी स्मॉल, मोस्टली ऐसा होता है। और यदि पहली ही छोटी है देन तो फिर दूसरी अच्छी बड़ी हो सकती है। ये हम एलियट वेव का एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आपको सिखाएंगे। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब
ये वाला पॉइंट याद रखो, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो याद भी रख सकते हो। लिखो, यदि मार्केट 45 डिग्री से ऊपर जाता है, यदि मार्केट 45 डिग्री से ऊपर जाता है तो यह एक पॉजिटिव कंडीशन है। तो यह एक पॉजिटिव कंडीशन है। यदि मार्केट 45 डिग्री से ऊपर जाता है तो यह एक पॉजिटिव कंडीशन है। लेकिन यदि मार्केट 90 डिग्री से ऊपर जाता है, लेकिन यदि मार्केट 90 डिग्री से ऊपर जाता है तो उस मार्केट या स्टॉक में कुछ गड़बड़ है। तो उस मार्केट या स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ घोटाला है। अब ये बात क्या कहना चाहती है या कवि का क्या तात्पर्य है यहां पर समझिएगा। देखो, एक्चुअल में मार्केट के ऊपर जाने का जो तरीका है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री किसको बोलते हैं? इसको दिख रहा है आपको? मार्केट ऊपर 45 डिग्री में ही जाता है। आप लंबे समय में देखोगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके 45 डिग्री में ही ऊपर जाएगा। दिख रहा है सबको 45 डिग्री? दिख रहा है? लंबे समय में देखो मार्केट को, तो लंबे समय में क्या होगा? मार्केट 45 डिग्री में ही ऊपर जाएगा। लंबे समय में मार्केट 45 डिग्री में ही ऊपर जाता है। तो यदि ऐसा कोई भी स्टॉक चल रहा है, देखो सारे स्टॉक ऐसे चलेंगे, जितने भी अच्छे स्टॉक है यदि आप उसको लंबे समय में देखोगे तो सारे के सारे 45 डिग्री में ही ऊपर जाते हैं। देखो, कोई सा भी स्टॉक उठाओ और लंबे समय में उसको देखो 45 डिग्री में ही ऊपर जाएंगे। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो यदि कहीं कोई स्टॉक ऐसा दिखे जो 90 डिग्री ऊपर जा रहा है, 90 डिग्री कैसे होता है बताता हूं। जैसे एक टाइम में अडानी गया था 90 डिग्री ऊपर, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑलमोस्ट कौन सा डिग्री बोलते हैं? ये देखो, इसको ऑलमोस्ट कौन सा डिग्री बोलते हैं? ये 45 डिग्री नहीं जा रहा, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये सीधा सीधा जा रहा है ऐसे। तो इसको कौन सा डिग्री बोलते हैं? ऑलमोस्ट 90 डिग्री बोलते हैं। 90 डिग्री मतलब सीधा सीधा ऊपर। तो जब ये 90 डिग्री ऊपर गया, सीधा सीधा ऊपर गया था, तो फिर ये सीधा सीधा क्या आया था? नीचे भी आया था। यदि सीधा सीधा ऊपर गया था तो ये सीधा सीधा नीचे भी आया था। अब एक एग्जांपल है मेरे पास, एक शेयर था वरुण गोयल करके, गोयल एल्यूमिनियम करके था ना, ये वाला। अब इसको ध्यान से देखो, ये कैसे ऊपर गया था। दिख रहा है ये शेयर कैसे ऊपर गया था? देखो, ये शेयर की हालत दिख रही है कैसे ऊपर गया था? दिख रहा है? सीधा सीधा ऊपर गया। ठीक है, सीधा सीधा ऊपर गया था। तो सीधा सीधा ऊपर गया, फिर क्या हुआ? सेलर ने बेचना शुरू किया, सीधा सीधा नीचे आ गया। ये देखो, सीधा सीधा नीचे आ गया और अब पंप एंड डंप, शेयर खत्म, लोगों की वोट लगा दी इसने। ठीक है, तो यदि कोई शेयर 45 डिग्री में रेज हो रहा है, मतलब ठीक है, वो शेयर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि कोई शेयर सीधा सीधा ऊपर जाएगा तो आपको डाउट करना है, उसको खरीदना नहीं है, उसमें डाउट करना है। स्टॉक मार्केट में 4000 से ज्यादा शेयर है, 4000 से ज्यादा शेयर है, तो आपको सबको ऐसे शेयर को मत उठाओ जो सीधा सीधा भाग रहा है ऊपर, तिरछा वाला देख लो, क्योंकि ये शेयर कुछ ना कुछ कंपनी अच्छा कर रही होगी तभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होकर सीधा ऐसे साइड साइड जाता है, और ये सीधा सीधा निकलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो यहाँ पर हो रहा है ये आपको समझ में आता है? कई बच्चों को नहीं आता तो बता ही देता हूँ। यहाँ पर ये जो बिंदु 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 हरी हरी लाइन, ये बिंदु बिंदु दिख रहे हैं, ये पता है क्या होता है? ये छोटे छोटे बिंदु हर दिन दिख रहे हैं और नीचे आ रहा है, तो ये मार्केट में कोई चार्ट में गड़बड़ी नहीं हुई है। ये जो बिंदु बिंदु होकर नीचे आ रहा है ना, या ये बिंदु बिंदु होकर ऊपर भी जा रहा है, ये देखो, ये बिंदु बिंदु होकर ऊपर भी जा रहा है और बिंदु बिंदु होकर नीचे भी आ रहा है, तो ये क्या है? ये कोई चार्ट में गड़बड़ी नहीं हुई है। क्या कहते हैं इसे, पता है आपको? मार्केट में जब ये ऊपर की ओर बनता है तो इसे कहते हैं अपर सर्किट। जब ये ऊपर की ओर ऐसे बनता है तो इसे क्या कहते हैं? अपर सर्किट कहते हैं। लिख लो, क्या बोलते हैं? जब ये ऊपर की ओर ऐसे बनता है तो इसको बोलते हैं अपर सर्किट, और जब ये नीचे की ओर ऐसे बनता है तो इसको बोलते हैं लोअर सर्किट। ये जो ऊपर की ओर ऐसे बन रहा है तो इसको अपर सर्किट बोलते हैं, नीचे की ओर आके बन रहा है तो इसको लोअर सर्किट बोलते हैं। अब इसमें होता क्या मैं बताता हूं, पहले लिख लो, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर आप अपने हिसाब से बना के लिख लेना, बस मैं समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा तुमको, कोई बहुत टिपिकल नहीं है, फिर आप अपने हिसाब से बना के लिख लेना। ध्यान से सुनो, जब भी जरूरत से ज्यादा कहीं पर बायर आ जाते हैं, और सेबी ने एक लिमिट तय की होती है हर स्टॉक के लिए कि भैया एक दिन में यदि ये इतना बढ़ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इस लिमिट से ज्यादा यदि ये खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है तो हमें इसको चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि हो क्या रहा है इसके अंदर, इतना लोग क्यों खरीद रहे हैं, एकदम से इतनी क्या भैया बाइंग आ गई। तो फिर वो लोग क्या लगाते हैं? अपर सर्किट। यदि लोग ज्यादा खरीदते हैं तो, यदि किसी स्टॉक को जरूरत से ज्यादा खरीदा जा रहा है तो वहां पर लगाई जाती है अपर सर्किट, और सेबी चेक करता है कौन खरीद रहा है भैया, कौन है, क्या हो रहा है। और यदि वही चीज नीचे की ओर हो रही है, मतलब जरूरत से ज्यादा बेची जाती है, तो भी सेबी लगाता है या एनएससी लगाते हैं लोअर सर्किट। और लोअर सर्किट में क्या होता है? नीचे की ओर ज्यादा बिकवाली होती है,
अभी सर्किट में होता क्या है, जब भी सर्किट लगता है उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम ना ही आप कोई शेयर, मतलब वो वाला शेयर जब भी सर्किट लगता है तो उस समय में आप उस शेयर को ना ही खरीद सकते ना बेच सकते। यदि आपने खरीद के रखा है तो आप बेच नहीं पाएंगे, यदि आपने बेच के रखा है तो खरीद नहीं पाएंगे, जो भी होगा वहीं पे अटक जाएगा। फिर वो कब शुरू होगा वो डिपेंड करता है कि कैसा शेयर है, कैसा टाइप है, सेबी ने क्या पाया, एनएससी बीएससी ने क्या पाया, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो खुलेगा कब खुलेगा। जैसे ये वाला शेयर देखो, ये वाला शेयर तो भैया खुला ही नहीं बहुत दिनों तक। ये देखो, ये जिन्होंने भी यहाँ पर लिया होगा, वॉट लगी होगी, जिसने भी इसको टॉप पे लिया होगा, जिसने भी इसको यहाँ पर खरीदा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये देखो एक महीने तक इसमें लोअर सर्किट, हर दिन जैसे ही मार्केट खुलता लोअर सर्किट लगता खत्म, फिर मार्केट खुलता लोअर सर्किट लगता खत्म। मतलब वो इतना ज्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लोग ना ही खरीदारी कर पाते हैं और ना ही बेच पाते हैं। तो इसलिए ऐसी शेयर से या ऐसी जगह जहां भी दिखे उससे थोड़ा बच के ही रहिएगा। ऐसी जगह या ऐसे कहीं भी दिखे ना आपको तो उससे बच के रहिएगा, क्योंकि यदि आपने खरीद लिया तो बेच नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होती है फिर। आगे बात समझ में, अपर सर्किट लोअर सर्किट भी आगे समझ में, ठीक है भैया। चलो अगला लिखो, ये तो पता ही अभी मैंने बता दिया, व्हेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल, मतलब कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेल कब होता है। देखो मान लो आपने एक सपोर्ट की लाइन बनाई, अभी टूटेगा कब, क्वेश्चन ये है कि भैया ये टूटेगा कब, ये फेल कब होगा। तो फेल कब होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब मल्टीपल टाइम इस पे टक्कर मारी जाती है तब ये फेल होने के चांसेस ज्यादा है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेल कब होते हैं, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन पर बार बार टक्कर मारी जाती है। जैसे अभी देखो यहाँ पे 2 बार टक्कर मारी और टूट गया, कमजोर था ये देखो यहां से ऊपर गया था, ये कमजोर था, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे टक्कर मारी और टूट गया, तो दूसरी बार में टूट गया। ये कौन सी बार में टूट गया, दूसरी बार में टूट गया। कई बार क्या हो सकता है, दूसरी बार में ना टूटे, तीसरी बार में टूटे, कई बार चौथी बार में टूटे, कई बार पांचवी बार में टूटे, तो वो कभी भी टूट सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल कब होते हैं, मोस्टली जब वहां पर बार बार टक्कर पड़ती है, जब किसी एरिया पर बार बार टक्कर पड़ती है तो उसको बोलते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी समझाया, इफ प्राइस डायरेक्टली ब्रेक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस डोंट बाय, वेट फॉर कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट। ये अभी पॉइंट समझाया है कि यदि कोई लेवल सीधा सीधा टूट जाता है, ये देखो अभी जो समझाई बात वही, कि यदि कोई लेवल सीधा सीधा टूट जाता है तो उसको नहीं खरीदना है। आप या तो कंसोलिडेशन का वेट करो यहाँ पर, उसके बाद टूटे तो खरीदो, है ना, या फिर रीटेस्ट करे तो खरीद लो, है ना। ये दोनों बातें याद रखना है। और फिर मैंने समझाया, तड़का लगाया अपनी बातों का कि आप लोग यहाँ खरीदो ही मत, आप लोग तो जब भी वो सपोर्ट पर आए, निचले वाले सपोर्ट पर आए तब खरीदो। ब्रेकआउट की जगह सपोर्ट वाली खरीदी करो, ज्यादा फायदा होगा। ब्रेकआउट की जगह सपोर्ट पर खरीदो, ज्यादा फायदा होगा। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा पहला सिग्नल देती है। कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा पहला सिग्नल देती है। कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा पहला सिग्नल देती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन हमेशा दूसरा सिग्नल देती है। ट्रेंड लाइन हमेशा दूसरा सिग्नल देती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा तीसरा सिग्नल देते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा तीसरा सिग्नल देती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपको कुछ भी चीज खरीदना है या बेचना है तो सबसे पहले आपको कौन बताएगा कि हाँ तैयार हो जाओ, खरीद लो, खरीद सकते हैं, ये कौन दिखाएगा, ये कहां से पता चलेगा। तो ये सबसे पहला पता चलता है कैंडल स्टिक बनने पर, जो हमने बात की थी कि सपोर्ट पर पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो खरीदो, रेजिस्टेंस पर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो बेचो। तो खरीदने और बेचने का जो पहला सिग्नल होता है वो पहला सिग्नल कहां से आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न से। दूसरा सिग्नल कौन देता है, ट्रेंड लाइंस जो तिरछी वाली होती है उन पर यदि मार्केट आता है तो वो दूसरा सिग्नल देते हैं कि हाँ भैया ट्रेंड लाइन पर आ गया खरीद लो, ट्रेंड लाइन पर आ गया बेच दो। और तीसरा सिग्नल सबसे लेट सिग्नल जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देते हैं, क्योंकि वहां तक आने में थोड़ा टाइम लगता है और उसको बनने में भी टाइम लगता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और थोड़े यूनिक पॉइंट है, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो एक हमने समझ लिए गैप अप, गैप डाउन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, ट्रेंड और वॉलिटिलिटी, ये भी समझ लिए। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पॉइंट हमने ये समझ लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस एक्शन के सीक्रेट्स हैं ये, इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब आप कहेंगे कि सर हमको याद करना पड़ेगा, यस याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मार्केट में ये कंडीशन दिखेगी तो आपको ये पॉइंट याद आना चाहिए, ओके सर ने ये कहा था, ये सिखाया था, ये पढ़ाया था, ये फर्स्ट पुल बैक है, इसको ट्रेड करो, 45 डिग्री जा रहा है ले लो, 90 डिग्री जा रहा है छोड़ दो, अच्छा 4 बार टच करके सपोर्ट रेजिस्टेंस पर फेल हो सकता है ना, अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, खरीदने का सिग्नल दे रहा है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे भी याद रखना पड़ेगा, ओके गैप अप खुला है, ओके गैप डाउन खुला है, तो दोनों के अंदर अच्छा सर ने पढ़ाया था ये तो ब्रेक अवे गैप है, अच्छा ये तो प्रो गैप है, ओके ये तो रनअवे गैप है, ओके ये तो एग्जॉस्टेड गैप है, ये सब याद रखना पड़ेगा। अच्छा ये तो ब्रेकआउट हुआ है, ये तो ब्रेकडाउन हुआ है, ये तो रिटेस्ट हुआ है, अच्छा ये तो रिट्रेसमेंट हो रहा है, अच्छा ये तो मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, अच्छा ये तो ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अच्छा मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया है। ये सारी टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा और उन टर्म्स के मायने भी याद रखना पड़ेगा, उन टर्म्स के मायने भी याद रखना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा मार्केट में। ऐसे नहीं है कि भैया पैसे लगा दिए तो अपने पैसे कमा ही लोगे, कि हमने तो पैसे लगा दिए अब पैसे कमाना चाहिए हमको, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। चलो अब एक शब्द समझाता हूं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इस शब्द को समझिएगा, क्या है इस शब्द का मतलब, ये क्या शब्द लिखा है, ये क्या शब्द लिखा है बताइए। हाँ भगवत सही बोला आपने, नेक को ट्रेड कर सकते कोई। ये लिखा है क्लैरिटी। क्या लिखा है ये लिखा है क्लैरिटी। क्या मतलब होता है इस क्लैरिटी का, कोई बताएगा मुझे? क्लैरिटी होना मतलब क्या होता है? अरे क्लैरिटी मतलब क्या होता है ये पूछ रहा हूं मैं। क्लैरिटी मतलब क्लैरिटी होता है ये नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन क्लैरिटी का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा हूं मैं। ओके नो डाउट, जो चीज जैसे है उसे वैसे ही समझना, ओके डाउट क्लियर करना, ओके पारदर्शिता, साफ साफ होना, क्लियर एंड कट टू पॉइंट। क्लियर होना, किस चीज में क्लियर होना? क्लियर होना लेकिन किस चीज में क्लियर होना? और बताइए थोड़ा, क्लियर होना लेकिन किस चीज में क्लियर होना ये भी बताइए। किस चीज के प्रति क्लियर होना है आपको? हाँ चलो अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके जीवन में हो सकता है ये दिक्कत चल रही हो, मोस्टली लोगों के जीवन में ये वाली दिक्कत चलती है, और आई होप ये 10 मिनट के सेशन से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। मैं ऐसे ही कुछ कुछ शब्द आपको समझाना शुरू करूंगा लाइफ के, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। पूरे समय आपके मन में कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, पूरे समय आपके मन में कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, और पूरे समय ही उन विचारों के बीच में मतभेद चलता रहता है। पहली चीज तो विचार चले, कोई ना कोई थॉट आ रहा है कि यार ये लड़का मेरे को पसंद आया है, ये ठीक है कि नहीं है, मतलब विचार, उसके बीच में मतभेद कि ठीक है कि नहीं है, यार ये स्कूल ज्वाइन करना है, ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, मतलब कोई विचार और उस विचार में मतभेद। अब डायकोटोमी ऑफ थॉट आता है, मतलब द्वि विचार आते हैं। द्वि विचार मतलब कि ये ठीक है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, ठीक है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये करने से मेरा अच्छा होगा कि बुरा होगा। ठीक है, मतलब आप अपने विचारों को लेकर अस्पष्ट हैं। आपके जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें लेकर, वो किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं, वो हेल्थ को लेके हो सकते हैं, वो माइंड को लेके हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं, वो मनी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट को लेके हो सकते हैं। मेरी क्लास लेने से पहले भी थे, जब आपको मेरी क्लास या हमारी क्लास जो ज्वाइन करना है उसके पहले भी तो दो विचार थे कि ये व्यक्ति पैसे ले रहा है तो सीखना है कि नहीं इससे, तो भी दो विचार थे। मतलब विचारों के बीच में मतभेद था, फीस जमा करने तक भी मतभेद था। लेकिन जब फीस जमा करी उससे थोड़े से पहले आप में क्या आई, आपके अंदर क्या आई, आपके अंदर क्या आई? क्लैरिटी। फीस जमा करने से पहले आपके अंदर क्या आई? क्लैरिटी। और उस क्लैरिटी के कारण आप लोग फीस जमा कर पाए और क्लास ले पाए। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि ये क्लैरिटी नहीं आती तो क्या आप इस क्लास को ज्वाइन करते? यदि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आती मुझे लेकर, मेरे पढ़ाने को लेकर, या कोई भी चीज होती, तो क्या आप क्लास को ज्वाइन करते? चलो इससे क्या बात समझ में आई, तो पहले समझना कि क्लैरिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके मन में चल रहे विचार, उसके मतभेद का हल मिलना क्लैरिटी होगी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्लैरिटी क्या काम करती है, ध्यान से सुनना। आप लोग अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं डिसीजन लेने में, होता है ऐसा? आप
आप लोग अपने जीवन में बहुत पीछे रहते हैं फैसले लेने में, डिसीजन या फैसले लेने में बहुत पीछे रहते हैं। होता है आपके साथ? फैसले लेने में लेट होने के कारण कई बार आपको समझ में भी आता होगा कि हमारी असफलता का एक कारण यह भी है कि हम फैसले समय से नहीं ले पा रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि यार मैं फैसले समय से नहीं ले पा रहा हूं इसलिए मैं पीछे हूं? यदि मैं ये फैसले समय से ले लूं, यदि मैं ये फैसले समय से ले लूं तो मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। और फैसले लेने से आपको कौन रोक रहा है? वही कि आप क्लियर नहीं हो चीजों को लेकर। आपके मन के वो विचार, दो विचार जो आपको हमेशा फंसा के रख रहे हैं कि आपको करना है कि नहीं करना है, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, अच्छा है कि बुरा है। तो इस बात को समझिएगा कि आज इस क्लास को लेने तक भी, क्लास को लेकर नहीं, किन्हीं चीजों में आपके मन में क्लैरिटी नहीं होगी, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर हो, आपके रिश्तों को लेकर हो, आपके फाइनेंस को लेकर हो, किसी और बात को लेकर हो। और अब इसमें एक और गजब की बात बताता हूं कि जब भी आपके मन में क्लैरिटी नहीं होगी, आप फैसला तो नहीं ले पाओगे, ये तो चलो हो ही गया कि आप फैसले तक नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी बात, आपका मन भी ठीक नहीं रहेगा, उसमें रहेगा स्ट्रेस। क्या रहेगा? जब भी आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं होती है, चीजों को लेकर आप कंफ्यूजन में रहते हो, कंफ्यूज होते हो, आप फैसले भी नहीं ले पाते। तो आपके मन में स्ट्रेस भी रहता है, टेंशन भी रहती है, आपका मन भी ठीक नहीं रहता है। तो आज मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि आपको यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने जीवन में क्लैरिटी लाना पड़ेगा चीजों को लेकर। अपने द्वि विचारवाद से थोड़ा हटना पड़ेगा, आपको फैसले लेने की स्थिति में आना पड़ेगा कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। अब इसमें भी एक बहुत शानदार चीज बताता हूं जो मैंने कई बार अपनी लाइफ में फॉलो किया, अभी भी करता हूं और अब और तेजी से करूंगा, या अब और तेजी से करता हूं। क्यों? क्योंकि उसका बहुत गजब का फायदा है। ध्यान से सुनना। कई बार आपको क्लैरिटी इसलिए नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप डरते हो, आपको डर लगता है। किस बात का डर? दो ही डर है कि सही होगा या गलत होगा, बस इतनी ही बात का डर है। और कोई डर है क्या? आपके अंदर क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आप दो विचारों में फंसे हुए हैं, आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि आपको डर है। किस बात का डर है? बस इतनी सी बात का डर है कि ये चीज सही होगी कि गलत होगी। अब यदि कोई आके कह दे हमसे कि अरे नहीं नहीं करो, सही ही होगा, तो फिर हम फैसले लेने में थोड़ी जल्दीबाजी कर दें, हाँ या ना? तो फिर हम फैसले लेने में थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि किसी व्यक्ति ने हमें श्योरिटी दी है, हमको हमारे ऊपर श्योरिटी नहीं है, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ हाँ कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए किसी और की श्योरिटी पर आपने डिसीजन ले लिया, क्या उसके कहने से ये चीज सही ही होगी? जरूरी है? नहीं, क्योंकि वो भी कितना एक्सपर्ट होगा वो डिपेंड करता है, और उसको कितना पता होगा उस चीज के बारे में डिपेंड करता है। तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो यहां पर एक टर्म यूज करता हूं मैं जो आपकी क्लैरिटी को और बहुत शानदार बनाएगी। वो बनाएगी एक नियम जो आपको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए, और वो है फेल फास्ट का नियम। अब समझिएगा मेरी बात को। एक नियम है जिसे कहते हैं फेल फास्ट। फेल फास्ट का नियम क्या कहता है कि भाई दो ही चीज है, या तो क्या होगा सही, या तो क्या होगा आपके साथ गलत होगा, दो में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि आपने फेल फास्ट का टेक्निक अपना लिया, अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को टीचर बनना है। क्या बनना है किसी व्यक्ति को? क्या बनना है किसी व्यक्ति को? टीचर बनना है। और वो टीचर बनने के बारे में सिर्फ सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे। तो एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? सिर्फ सोच रहा है कि हाँ यार मुझे टीचर बनना है, लेकिन पता नहीं मैं बन पाऊं कि नहीं, पता नहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या हो। एक व्यक्ति है, पहला वाला व्यक्ति जो सिर्फ सोचता रहे कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति, उसने कहा यार भाड़ में जाइए सोच कि बनूंगा कि नहीं बनूंगा, चलो टीचिंग करके ही देखता हूं। तो उसने क्या किया? टीचिंग करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है? वो सही होगा या गलत होगा? तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि वो गलत हो जाएगा, उसे टीचिंग नहीं बनेगी। लेकिन उसने क्या किया? फेल फास्ट होने का डिसीजन ले लिया। अब गलत होने के बाद वो फिर से प्रैक्टिस करेगा, फिर से जाएगा टीचिंग लाइन में अपने आप को सुधार के। फिर से कितनी प्रोबेबिलिटी है? दो। क्या? या तो वो सही होगा या गलत हो जाएगा। अगली बार भी मान लो गलत हो गया, इस बार भी गलत हो गया, इस बार भी गलत हो गया, फिर से वो सही गलत के उसी मोड़ पर आ जाएगा कि या तो सही होगा या तो गलत हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना। एक्सपीरियंस के मामले में ये जो ये वाला जो व्यक्ति है, दूसरा वाला व्यक्ति, ये काफी आगे नहीं निकल गया। एक्सपीरियंस के मामले में ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है, भाई इसने यहां भी प्रैक्टिस कर ली, यहां भी प्रैक्टिस कर ली, यहां भी प्रैक्टिस कर ली, तो ये काफी आगे निकल गया।
और ये जो पहला वाला व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? सिर्फ ये व्यक्ति क्या कर रहा है? सिर्फ सोच के जंजाल में पड़ा हुआ है। अब इसकी लाइफ और इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाएगा? इसकी लाइफ में और इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाएगा? हो सकता है कि ये व्यक्ति दूसरे नंबर का अभी भी सफल टीचर नहीं बना हो, लेकिन ये टीचर बनने की राह में 20%, 40%, 60% कहीं तो पहुंच गया होगा, कहीं तो पहुंच ही गया होगा। तो इसके लिए अब कदम ज्यादा है कि कम है? बहुत कम है। इसके पास आगे बढ़ने के कदम तो बहुत कम है, बहुत कम कदम लेकर भी ये सफल हो सकता है ना? लेकिन ये व्यक्ति तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको भी फेल फास्ट का नियम अपनाना चाहिए। रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। फियर कब होगा? जब आप सही और गलत होगा के डर से ही उस काम को नहीं करते, तो और ही फियर होगा। और उसमें भी एक गजब का थ्योरी समझा देता हूं आपको। अब एक व्यक्ति है जिसको टीचर बनना है, उसके अंदर भी डिफरेंशिएट कर देता हूं। एक व्यक्ति है जिसको टीचर बनना है और दूसरा व्यक्ति उसको भी टीचर बनना है। ये वाला जो टीचर है, पहला वाला, ये क्या करता है? एक दिन में एक ही क्लास लेता है। इसको टीचर बनना है। ये क्या करता है? एक दिन में एक ही क्लास लेता है, फिर दूसरे दिन भी इसने एक ही क्लास ली, तीसरे दिन भी इसने एक क्लास ली, चौथे दिन में इसने एक क्लास ली और पांचवें दिन भी इसने एक क्लास ली। 5 दिन तक इसने एक ही क्लास ली। दूसरे नंबर के व्यक्ति को भी टीचर बनना है। इसने कहा कि यार टीचर तो बनना ही है, समय भी है और काम भी यही करना है, एक ही काम करना है, सीखना भी है। इसने एक दिन में 5 क्लास ली, जो कि पॉसिबल था। दूसरे दिन भी इसने 5 क्लास ली, तीसरे दिन भी इसने 5 क्लास ली, चौथे दिन भी इसने 5 क्लास ली, पांचवें दिन भी इसने 5 क्लास ली। अब जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि अब मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक नियम जो मैं आपको कल समझाया था, 101 का नियम, कि यदि मेहनत कर ही रहे हैं तो 100% क्यों दे रहे हो? ये 100% दे रहे हैं, मान लो कि हाँ हर दिन जाके एक एक क्लास ले रहे हैं। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हर दिन जाके 3-3, 4-4, 5-5 क्लास ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब ये वाला बंदा ज्यादा अच्छा टीचर जल्दी बनेगा या फिर ये वाला बंदा पहले नंबर का या दूसरे नंबर का? दूसरे वाला पहले वाले से फार बेटर होगा, फार बेटर। क्यों? उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसने ज्यादा क्लासेस ली है, उसको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये क्लासेस का एग्जांपल अपने अपने जो भी फील्ड है उसमें यूज कर लो। बहुत सिंपल फंडा है। कोई भी स्किल को सीखना है, उसे ज्यादा समय दो, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहो, सारे काम धाम छोड़ के 2-3 साल बस उसी में लग जाओ। और कोई व्यक्ति यदि 10 घंटे काम कर रहा है उस स्किल के लिए, आप 12 घंटे करो। कोई 12 कर रहा है, आप 14 करो। और कुछ सालों की बात है, कुछ सालों की बात है, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर 2-3 साल यदि आपने ऐसे कर लिया, 2-3 साल भी यदि आपने ऐसे कर लिया, तो फिर क्या होगा? आप बाकियों से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो 2-3 साल ही मैटर करते हैं। क्यों? उसका भी एक फैक्ट फंडा बता देता हूं। देखो, जब मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना था तो उस रेस में मेरे साथ कोई नहीं था, ठीक है? अब मुझे अपनी रेस अकेले ही दौड़ना है, अकेले ही दौड़ना है। अब आप मान लो कोई ऐसा प्रोफेशन कर रहे हो जिसमें 100 लोग आपके साथ अभी दौड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये 100 के 100 3 साल तक दौड़ेंगे आपके साथ? जस्ट इमेजिन, सोच कर देखिए। या मैं अपना भी एग्जांपल बताता हूं। जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए इस रेस में आया था यूट्यूब के अंदर, तो मेरे साथ 100 लोग थे उस रेस में। आज पता है कितने बचे? 5-6 साल के बाद सिर्फ 2 या 3 लोग ही बचे बस। हम 100 लोग चलना शुरू किए थे 5-6 साल पहले, अब 2 से 3 लोग ही बचे हैं जो सफल है। सारे लोग बड़े सफल है, मतलब ये 2-3 लोग बहुत सफल है। तो आपको लगता है कि ये 100 के 100 लोग 2 या 3 साल तक आपकी जितनी मेहनत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस 100 में से 2-4 लोग ही बचेंगे आपके साथ, 2-4 लोग ही बचेंगे आपके साथ में। आपका कंपटीशन पूरा खत्म हो जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा आपके साथ में। और जितना तेजी से मेहनत करके आगे बढ़ोगे, वो सारा कंपटीशन खत्म हो जाता है, फिर कंपटीशन रहता ही नहीं है। फिर आप अकेले रहते हो, आपके साथ 2-3 लोग रहते हैं जो आपके दोस्त बन जाते हैं। अब जैसे मेरी फील्ड में जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आपको क्या लगता है हमारी कोई दुश्मनी होगी क्या? कोई हमारी दुश्मनी होगी? नहीं, अरे सारे लोग दोस्त हैं। जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सारे के सारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। आई बात समझ में? हम सभी के विचार मेल खाते हैं, मेल खाते हैं। हम सभी लोग अच्छे से साथ में मिलकर काम करते हैं। कोई भी इवेंट होते हैं तो एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। बात समझ में आई? तो डरना नहीं है, सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना है। सही गलत तो समय आपको खुद बता देगा। गलत हो फिर से काम करो, गलत हो फिर से काम करो, गलत हो फिर से काम करो। कब तक नहीं आएगा? सक्सेस का सिंपल नियम है, 10,000 बार बल्ब बनाओ, एक बार तो बन ही जाएगा। क्लैरिटी लाओ अपने माइंड में, क्लियर बनो। फैसले लेने से डरो मत। अच्छे फैसले बुरे फैसले नहीं होते हैं, फैसले फैसले होते हैं। वो वक्त बताएगा कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। बुरे होंगे तो हम नया फैसला लेके फिर से काम चालू करेंगे, अच्छे हैं आगे बढ़ जाएंगे। कुछ बात क्लियर हुई आपको? समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता था? ठीक है, तो ऐसे ही रोज किसी किसी टॉपिक के बारे में मैं आपको 5-10 मिनट लास्ट में समझा दूंगा, ताकि आपके जीवन में थोड़ी क्लैरिटी आए, आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये भी चीजें जरूरी है लाइफ में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आंसर का सेशन 2 मिनट का रख रहा हूँ। जिन भी बच्चों को क्वेश्चन पूछना है मैंने चैट ऑफ कर दिया है। जिनको कोई क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ क्वेश्चन वाले बच्चे ही क्वेश्चन टाइप करना। आज की क्लास से रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड कोई चीज पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, चलो पूछो, सिर्फ क्वेश्चन पूछना, बाकी कुछ मत पूछना। क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन टाइप करके लिख दो बस। बस इतने क्वेश्चन है, चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन है तो इतने पूछते हैं। दीपाकर का क्वेश्चन है कि आपका स्टूडेंट होकर बहुत खुशी एक्स्ट्रा अचीव किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अजीत का क्वेश्चन है ईएमए में लेंथ और स्मूथ लेंथ क्या है? ईएमए के अंदर लेंथ और स्मूथ लेंथ क्या है? कुछ नहीं, उतना डीप में नहीं जाना है। वो लोग जो ईएमए का फॉर्मूला होता है वो बनाने के लिए वो सब चीजें यूज करते हैं। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो 10 ईएमए और 20 ईएमए, और यदि ज्यादा जाना है तो 50 ईएमए तक यूज करना है बस। ज्यादा बहुत ज्यादा गहराई में मत जाओ उसकी। वो फॉर्मूला बनाने के लिए वो सारी चीजें यूज करते हैं, और यदि आपको इंटरेस्ट है तो उसको और चेंज कर करके देख सकते हो कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है। शत्रुघ्न का क्वेश्चन है कि सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ने से पहले पुल बैक करे तो क्या वो सही है? सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ने से पहले नहीं, देखो पुल बैक की बात मैं कब कर रहा हूँ, जब अपना 5 का 1 5 का 2 5 का 3 बन जाए उसके बाद ऐसे करे तो ये होता है फुल बैक। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं ऐसे करेगा तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो यही ट्रेड ले लेना है, सपोर्ट को तोड़ के ट्रेड ले लेना है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बस कि हमारा 5 का 1 5 का 2 5 का 3 बना, ये बना, बनने के बाद ऊपर गया, नीचे आया, बस खरीदी करना चालू कर दो, क्योंकि इसके बाद ऊपर टूटता है। ये बोल रहा हूँ मैं, बस इतना ध्यान रखो, बाकी सब चीज भूल जाओ। दिलीप कुमार का क्वेश्चन है सर जी जैसे कैंडल होता है वो कैंडल का जो होता है ना वहाँ चीना वाला बता दीजिए। है चीना? सर जी जैसे कैंडल होता है वो कैंडल का जो होता है, भाई क्या लिख रहे हो दिलीप कुमार? बोले वो कैंडल होता है ना जो कैंडल का वो होता है ना, तो वो क्या होता है? विक क्या बोल रहे हो? उसका CHINA क्या पढ़ू? चाइना चीना क्या पढ़ू? चीना वाला होता है। चीना मतलब मेरे को लग रहा है ये विक के बारे में पूछ रहे होंगे, ये जो इसके बारे में पूछ रहे होंगे, इसके बारे में बता दूंगा। ये यहाँ तक गया, वापस नीचे आ गया, इसलिए विक बन गई। और क्या ये चीना इसी को बोल रहे हो क्या? चलो, रुकना किधर है? रुकना रुकना किधर है? रुकमर ये क्या क्वेश्चन हुआ? अभी से क्या समझो मैं? रुकना किधर है मतलब किस चीज में रुकना किधर है? क्वेश्चन ऐसे कैसे ऐसे पूछोगे तो कैसे आंसर करूंगा? सर कैंडल पैटर्न बन रहा, उसको वीक ज्यादा है तो पैटर्न काम करेगा? नहीं नहीं नहीं, उसका विक ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो कि ऐसे कोई कैंडल है और उसका विक ऐसे हो गया तो काम नहीं करेगा। विक ज्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, कैंडल होना चाहिए अच्छी हरी भरी स्पष्ट, विक छोटी छोटी होना चाहिए, है ना? यदि ऐसी कोई कैंडल है उसकी विक है इतनी लंबी, ये कोई काम की कैंडल नहीं, ठीक है? या फिर ऐसे कोई कैंडल है, कोई काम की नहीं है। चलो थैंक यू वेरी मच। बाकी बच्चों के क्वेश्चन के आंसर कल दे देंगे, जो भी क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम।